किशनगंज गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, निकम्मा, नकारा और आलसीपन में। सारा दिन घर में पड़ा रहता, ना कुछ कमाता ना कोई काम करता। भगवान ने उसे 3 बेटे दिए जिसे उसने अपनी तरह बना दिया। उन्हें भी ना कुछ सिखाया ना पढ़ाया। उसके इसी निकम्मेपन के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। जैसे तैसे देखते ही देखते उसके बेटे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा कुछ काम करता है और शादी कर अपनी पत्नी को घर ले आता है। अरे भैया, ये क्या, आपने शादी कर ली? हाँ भाइयों, मैंने शादी कर ली है और मेरी सलाह मानो, तुम दोनों भी अब कुछ काम करो और अपना घर बसाओ। ऐसे नहीं चलने वाला। जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कमाना पड़ता है। कब तक ऐसे निकम्मे की तरह बैठे रहोगे? भैया, आप हमें ज्ञान मत दो। हमें काम करना होगा ना तो हम कर लेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। आपको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पर तुम लोग समझते क्यों नहीं? ये बाप हमें अपनी तरह बना रहा है। लगता है तेरे पास ज्यादा ज्ञान आ गया है। एक काम कर, निकल मेरे घर से। और इतना ही मेहनती बन रहा है ना, तो जाकर बाहर कमा और ले जा अपनी इस पत्नी को। बड़ा आया है हमें बताने वाला। मुरारी का बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर से चला जाता है। बच्चों, कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा काम बताता हूँ, जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है और पैसा भी बहुत है। सच में? बताइए ना पिताजी। लेकिन पिताजी, मुझसे तो दिन में बिल्कुल काम नहीं होता। ओहो, परेशान मत हो। लोग दिन में कमाते हैं, तुम दोनों रात में कमाना। पर वो कैसे पिताजी? अरे, रात में तुम दोनों गांव-गांव जाकर लोगों के घरों में चोरियां करना। जो भी मिले, अनाज, सोना, सब ले आया करना और दिन में आराम करना। क्या बात है पिताजी, आप तो बड़े माहिर हैं। हम आज से ही काम पर जाएंगे। मुरारी के दोनों बेटे रात में चोरी के लिए निकल जाते हैं और चोरी कर दिन में आराम से सोते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही चोरी करते करते बीत जाते हैं। एक दिन की बात है। अरे छोटे, आज तो चोरी लायक कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ भैया, आज तो सारा गांव घूम लिया, कुछ भी नहीं मिला। चलो फिर आज खाली हाथ ही घर चलते हैं। अरे नहीं भैया, खाली हाथ नहीं जाएंगे हम। अब वो देखो सामने। सामने? पर सामने तो बेल है। और क्या भैया, ये बेल कम कीमती है क्या? आज ही इसे चुरा कर बेच देते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। क्या बात है छोटे, अच्छा दिमाग लगाया तूने। चल आज उसी बेल का सफाया करते हैं। बैल एक ठग का था जो उस गांव का जाना माना ठग था। दोनों उस ठग के बैल को चुराकर बाजार में बेच देते हैं। अगली सुबह ठग जब बाहर आता है तो अपनी बैल गायब देखकर चौंक पड़ता है। अरे, मेरा बेल कहाँ गया? ठग घर के आसपास अपना बैल देखता है, लेकिन कहीं उसे उसका बैल नजर नहीं आता। घिन आ रही है मुझे खुद पर। आज तक लोगों से ठगी करता रहा, लेकिन आज किसी ने मेरे साथ ही ठगी कर दी। मेरा बेल चुरा कर ले गए। नहीं छोड़ूंगा उनको। जिसने भी मेरा बेल चुराया है ना, उसके सारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। काफी ढूंढने के बाद आखिर ठग को पता चल जाता है कि उनका बैल रघु और गुलशन ने चुराया है। तो ये हैं वो चोर। इन्होंने ही मेरे बेल चुराए हैं। अब इनकी खैर नहीं। मुझे कोई न कोई उपाय करना होगा ताकि मैं इनकी खटिया खड़ी कर सकूं। ठग बहुत सोचता है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो एक लड़की के कपड़े गहने पहनकर अपने सिर पर घूंघट ओढ़कर एक पेड़ के नीचे उसी रास्ते पर बैठ जाता है जहाँ से रघु और गुलशन निकलने वाले होते हैं। अरे छोटे, वो देख, वो कौन लड़की उस पेड़ के नीचे बैठी है। चल उसके पास चलकर देखते हैं। हाँ, चलिए भैया। दोनों ठग के पास जाते हैं जो लड़की का भेष बनाकर बैठी थी। कौन हो तुम और यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या बात है? ठग लड़की की आवाज में बातें करता है और रोते रोते कहता है, मैं
मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करने घर से भागी थी, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर भाग गया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मैं घर भी नहीं जा सकती। हाय मेरे फूटे कर्म, अब कौन करेगा मुझसे शादी? काश कोई मुझे अपने घर ले जाए, मुझसे शादी कर ले। तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ, मैं तुमसे शादी करूँगा। अरे रे भैया, ये क्या बात हुई? आप तो मुझे भूल ही गए। इससे आप नहीं, मैं शादी करूँगा। तो पागल है क्या? मैं बड़ा हूँ तुझसे, मैं शादी करूँगा। लड़ो मत। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारा एक बूढ़ा बाप है। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे पिताजी अच्छे से बता पाएंगे कि तुम दोनों में से मुझे किसके साथ शादी करनी चाहिए। आखिर तुम्हारे पिताजी समझदार हैं। ये सही कहा तुमने। चलो हम घर चलकर पिताजी से ही पूछते हैं। तीनों घर की ओर निकल जाते हैं और पिताजी के पास पहुंचते हैं। मुरारी अपने बेटे के साथ एक औरत को देखकर चौंक जाता है। ये क्या, आज लगता है तुम दोनों ने चोरी नहीं की है, ना ही कुछ लाए हो। और ये क्या, तुम लोग अब लड़कियों की भी चोरी करने लगे? अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेचारी बेसहारा है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले आए। दोनों भाई सारी बात बताते हैं, जिससे मुरारी खुश हो जाता है। ये तो फिर बढ़िया काम किया है तुम लोगों ने। पर पिताजी अभी भी बात वहीं अटकी हुई है कि आखिर हम दोनों में से इस लड़की से शादी कौन करे। मुरारी सोच में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, बेटे तुम दोनों तो अभी जवान हो, तुम दोनों को तो अभी सुंदर सुंदर लड़कियां मिल जाएगी शादी करने के लिए। और जब तुम लोग काम करने के लिए बाहर जाते हो तो खाना बनाने वाली भी तो चाहिए ना इस घर में। पिताजी आपकी ये गोल गोल बातें ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक से कहिए ना, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हाँ हाँ पिताजी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि इस लड़की को तुम दोनों अपनी माँ बना लो। जब तुम दोनों काम से थके हारे आओगे तो तुम्हारी माँ यानी ये लड़की तुम्हें गर्मा गर्म खाना बना कर देगी और मेरा भी ख्याल रखेगी। अब बुढ़ापा आ गया है, तुम दोनों अगर घर में नहीं रहे और मुझे कुछ हो गया तो? अच्छा पिताजी, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। ठीक है, आगे आप चाहते हैं तो यही सही, पर इस लड़की से भी एक बार पूछ लो, क्या वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। फिर तो कोई बात नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, रात होने वाली है, हम अपने काम पर निकलते हैं। हाँ हाँ तुम लोग जाओ, आज जब तुम लोग आओगे तो गरम गरम खाना मिलेगा। दोनों भाई चोरी करने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद ठग अपना घूंघट उठाकर एक डंडा उठाता है और मुरारी के सामने जाता है। कौन हो तुम? तुम तो एक मर्द हो, लेकिन इस लड़की के लिबास में तुम क्यों हो? साहिब जाना, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक ठग हूँ। ठग डंडे से मुरारी की खूब पिटाई करता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे बेटों ने मेरा बैल चुरा कर ना उसे बाजार में बेच दिया, उसी की किस्त तुम लोगों से वसूलने आया हूँ। अब जल्दी से बता, चुराया हुआ माल तुमने कहाँ रखा है, वरना तेरी सारी हड्डी तोड़ डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, वो अंदर वाले कमरे में सारा खजाना रखा हुआ है, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो और मेरी जान बख्श दो। ठग सारा धन उठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अभी मैं अपनी एक किस्त लेकर जा रहा हूँ, हाँ, बाकी 2 किस्त और बाकी है, समझा? ठग सारा धन लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है और दोनों बेटे फिर से चोरी करके अपने घर आ जाते हैं। पिताजी कहाँ हैं आप? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। माँ से जल्दी कहिए पिताजी, कुछ खाने को दे दे। ये क्या छोटे, पिताजी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अरे बाप रे, अरे वाह, अरे वाह। भैया जल्दी आइए, देखिए पिताजी को क्या हो गया है। ये क्या हुआ आपको पिताजी? और माँ कहाँ है? नालायको,
आज तो तुम लोगों ने मेरी हड्डियां ही तुड़वा दी। वो भी कोई औरत नहीं बल्कि एक ठग था जिसका बैल तुम दोनों ने चुरा कर बाजार में बेच दिया था। उसने डंडे मार मार कर मेरी हड्डियां तोड़ दी। कह कर गया है कि एक किस्त लेकर जा रहा है, बाकी की 2 किस्त और लेने आएगा। अरे बाप रे। आप फिक्र मत करिए पिताजी, हम हैं ना। अभी तो फिलहाल मेरे घाव पर मरहम लगाने के लिए किसी वैद्य को बुला लाओ। हाँ, अरे मेरी हड्डियों में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे बाप रे। पिताजी, हम अभी जाकर वैद्य को बुलाकर लाते हैं। दोनों भाई वैद्य की तलाश में निकल जाते हैं। ठग एक और चाल चलता है और वैद्य का रूप धरकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या आप एक वैद्य हैं? हाँ कहो, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? जी वैद्य जी, मेरे पिताजी को ना किसी ने डंडे से मार मार कर ना बहुत चोट कर दी है। आप कृपया करके हमें कुछ मलहम दे दीजिए। एक काम करो, मुझे अपने साथ ले चलो और तुम्हारे पिताजी को देखकर अच्छा मलहम दे दूंगा जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, चलिए ना आप हमारे साथ। दोनों भाई वैद्य जी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वैद्य जी एक ठग था तो उसे पता था कि उसने मुरारी को शरीर में कहाँ कहाँ चोट पहुँचाई है। वो वहाँ वहाँ उन्हें रख कर पूछता। हाँ, यही दर्द हो रहा है। यहाँ भी? जी जी, यहाँ भी दर्द हो रहा है। ठग वहीं वहीं उंगलियां रखता जहाँ जहाँ उसे घाव था। अरे आप तो बहुत पहुँचे हुए वैद्य मालूम होते हैं। बच्चों, एक काम करो, रात होने वाली है, समय हो रहा है, तुम लोग जाओ अपने अपने काम पर। मैं वैद्य जी से मलहम ले लूंगा। ठीक है पिताजी, फिर हम चलते हैं। दोनों चोरी करने के लिए घर से निकल जाते हैं। ठग अपने असली रूप में आता है और फिर डंडे से मुरारी की पिटाई करने लगता है। अरे अरे वैद्य जी, क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, मैं वही ठग हूँ जिसका तेरे बेटों ने बैल चुराया था। मैं अपनी दूसरी किस्त वसूलने आया हूँ। चल अब जल्दी से बता दे, तेरे बेटे जो धन चुरा कर लाए हैं वो कहाँ रखा है, नहीं तो आज तेरा कचुम्बर निकालूंगा। अरे 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 नहीं 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 भाई, मुझे छोड़ दो। अरे जहाँ से कल तुमने धन निकाला था वहीं रखा है, जाओ ले लो भाई, लेकिन मुझे छोड़ दो। ठग सारा धन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है। और दोनों बेटे वापस अपने घर आ जाते हैं। हाय हाय, अरे मार डाला रे, हड्डियां तोड़ दी मेरी। अरे बाप रे बाप। अरे क्या हुआ पिताजी, क्या वैद्य जी के मलहम से कोई फर्क नहीं पड़ा? अरे कमबख्त तो नाच पीटो, अरे कहीं जाकर मर जाओ तुम दोनों। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तुम लोगों ने उस ठग को अपने साथ लेकर आए, वो बैल के रूप में ठग था। अरे जिसका बैल तुम लोगों ने चुराया था, अरे वो तो अपनी दूसरी किस्त वसूलने आया था। हाय 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 हाय। अरे तो मेरा तो मार मार कर उसने भरता ही बना दिया रे बाप। अरे निकल जाओ हरामखोरों मेरे घर से। दोनों भाई उदास होकर बाहर आ जाते हैं। न जाने हमारे घर में ये कौन सी विपत्ति आ गई है। तुम सही कहते हो छोटे, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। दोनों बातें करते करते जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक साधु बाबा दिखे। वो और कोई नहीं बल्कि ठग ही था, जिसने साधु का भेष धारण किया हुआ था। भाई वो देख, लगता है कोई सिद्ध बाबा है। क्यों ना हम अपना हाथ इन बाबा को दिखाएं कि हमारी किस्मत में आखिर क्या लिखा है। ठीक है भैया, चलिए। दोनों बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, कृपया आप हमारी मदद करिए। हमारे हाथों की रेखाओं को देखकर बताइए कि हमारा भविष्य क्या है। तुम्हारे भविष्य वर्तमान देखने के लिए मुझे तुम्हारे हाथों की रेखाओं को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे माथे की लकीर देखकर ही बता दूंगा। क्या सच में बाबा?
तुम्हारे घर में बहुत दिनों से बड़ी मुसीबत चल रही है। तुम्हारे पिताजी भी बहुत परेशान है। जो कमा रहे हो वो सारा कोई और ले जा रहा है। भैया, इन्होंने तो बिना हाथ देखे ही सब कुछ बता दिया। लगता है ये कोई बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं। बाबा, जब हमारे बारे में आप इतना जानते हैं तो हमारी मदद भी कर दीजिए ना। बिल्कुल बच्चा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी कुछ काम करना होगा मेरा। कहिए, क्या करना है बाबा? बच्चा, हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है। 3-4 दिन की अगर तुम्हारे घर में हमारे रहने की व्यवस्था हो जाती है तो अच्छा होता। फिर मेरे साथी कुछ दिनों में आ जाएंगे तो हम सभी जंगल की ओर चले जाएंगे। पर आप फिक्र न करें, पर पहले आप हमारी समस्या का हल तो बता दीजिए। ठीक है, मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं वहीं बताता हूँ सब कुछ। ठीक है बाबा, चलिए। रघु और गुलशन दोनों बाबा को अपने घर ले आते हैं। अब किसको ले आए हो तुम दोनों? तुम दोनों पर तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। पिताजी, ये बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, आप एक बार इनकी बातें तो सुनो। बाबा फिर से वही सारी बातें दोहराते हैं, जिससे मुरारी भी उस बाबा की बातों में आ जाता है। अरे गुलशन, रघु, ये बाबा तो सब जानते हैं, बड़े ज्ञानी बाबा हैं ये तो। जी पिताजी। बाबा, अब जल्दी से समस्या का निवारण भी बता दीजिए। हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल, हम तो तुम्हारी समस्या के निवारण हेतु ही आए हैं, परंतु हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा आराम कर लें, फिर निवारण बताते हैं। जी बाबा, आप थोड़ा आराम करिए और तुम दोनों जाओ अपने अपने काम पर। दोनों भाई फिर अपने चोरी वाले काम के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपने असली रूप में आ जाता है और फिर डंडा उठाकर मुरारी की पिटाई कर देता है। अरे 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 साधु बाबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अरे बाप रे! अरे वाह! अरे वाह! और अब मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, मैं वही ठग हूँ जिसका तुम्हारे बेटे ने बैल चुराया था। आज मैं अपनी तीसरी और आखिरी किस्त वसूलने आया हूँ। चल जल्दी बता, कहाँ छुपाया है धन? अरे बाप रे बाप, जहाँ से आप पहले लेकर गए थे वही है। आपको जितना धन चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मुझे वक्त दीजिए। ठग उस सारे धन को बटोर लेता है। एक बात कान खोल करके सुन ले, अब मैंने तुझसे अपनी सारी किस्त वसूल कर ली है, लेकिन अब अपने दोनों बेटों को समझा देना कि अब से चोरी न करे और कोई काम धंधा करे। अगर मेरी बात तेरे बेटों ने नहीं मानी तो अभी तो तेरी हड्डियों से आवाज आई है ना, अब हड्डियां बाहर निकाल कर रख दूंगा, समझा? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ और अपने दोनों बेटों को समझा दूंगा कि अब वे दोनों ये चोरी वाला काम छोड़ दें। अच्छी बात है, लेकिन मेरा अभी एक और काम बाकी है। इस राज्य के राजा से भी मुझे 3 किश्तें वसूलनी है। राजा ने भी अपने राज्य में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चोरों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चोर गरीबों का धन लूट रहे हैं। मुझे राजा को भी सबक सिखाना है। ऐसा कह ठग वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में उसके बेटे आते हैं। फिर अपने पिता की हालत देखकर वो पूछते हैं, अब आपको क्या हुआ पिताजी? और वो साधु बाबा कहाँ गए? बेटे, वो कोई साधु बाबा नहीं थे, बल्कि वो वही ठग था जिसका बैल तुमने चुराया था। आज फिर उसने मुझे बहुत मारा। आज वो अपनी आखिरी किस्त लेने आया था। अब वो कभी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसने कहा है कि तुम दोनों अगर अब फिर से चोरी करोगे तो हम तीनों को जान से मार डालेगा। इसलिए बच्चों, आज से अभी से मुझसे वादा करो कि आज के बाद चोरी नहीं करोगे। पिताजी, आपसे हम वादा करते हैं, आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। अब वो ठग राजा जी के पास गया है, कह रहा था राजा जी से भी उसे 3 किश्तें वसूलनी है, क्योंकि राजा अपने राज्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन चोरियां हो रही है।
फिर तो हमें राजा जी के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए और उन्हें सब बताना चाहिए। मुरारी अपने दोनों बेटों के साथ महाराज के दरबार में पहुंचता है और उन्हें एक एक बात बताता है। अच्छा, आखिर इस राज्य में कौन ऐसा आ गया है जो ऐसा काम कर रहा है? खैर, अच्छा किया तुम दोनों ने चोरी करनी छोड़ दी। जाओ, मंत्री जी से कुछ धन ले लो और खुद का कुछ अपना काम करो, और चोरी बोरी अब मत करना, ठीक है? जी महाराज। लेकिन महाराज अंदर ही अंदर बहुत चिंतित थे। मंत्री, जाओ और फद्दी चौकीदार को उस ठग को खोजने के लिए भेजो और पता लगाओ कि वो ठग है कहाँ। उसे जल्द से जल्द पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जी महाराज। मंत्री फद्दी चौकीदार को सब बताता है, जिसके बाद फद्दी चौकीदार उस ठग की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक पेड़ के पास पहुंचता है, जहां ठग फिर से लड़की के लिबास में बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? देखो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ फद्दी चौकीदार से मिलना है। तुम जो भी हो, जाओ यहाँ से। अरे क्या बात करनी है तुम्हें? मैं ही फद्दी चौकीदार हूँ। कहो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ यहाँ से। मैंने सपने में फद्दी चौकीदार से शादी कर ली है। अब मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही फद्दी चौकीदार हूँ। तुम चाहो तो जाकर महाराज से पूछ लो, उन्होंने मुझे एक ठग को पकड़ने का काम दिया है। अच्छा, तो कैसे पकड़ेंगे आप उस ठग को? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फद्दी चौकीदार उस लड़की ठग को अपने साथ ले जाता है। ये देखो, ये क्या है? ये फाई है। मैं इसी फाई में उस ठग को फंसाऊंगा। कुछ भी। भला इस फाई में वो चालाक ठग कैसे फंसेगा? ये तो मुझे किसी काम का भी नहीं लगता। तुम्हें पता नहीं है, ये बहुत काम का है। अगर इसमें वो ठग पैर रख ले तो मैं उसे इस फाई में फंसा दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपना पैर रखो, मैं भी तो देखो ये काम करता भी है कि नहीं। फद्दी चौकीदार जैसे ही उस पर अपना पैर रखता है, वो फाई में फंस जाता है। अरे मंत्री जी, क्या बात है? काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस फद्दी चौकीदार का कोई अता पता नहीं है। आखिर कहाँ है वो? पता लगाओ उसका। जी महाराज, मैं आज ही निकलता हूँ। मंत्री जी को फद्दी चौकीदार फाई में फंसा हुआ मिलता है। ये क्या फद्दी चौकीदार जी, आप यहाँ कैसे? मुझे उस ठग ने यहाँ फंसाया है। मंत्री फद्दी चौकीदार को राजा जी के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अरे अरे, ये क्या? ये ठग तो वाकई में बहुत चालाक निकला। मंत्री जी, अब हम खुद जाएंगे उस ठग को पकड़ने। बहुत हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां चक्की पीसने की आवाज आ रही है। लगता है उस कुटिया में कोई रहता है, मुझे जाकर पता करना चाहिए। राजा जैसे ही कुटिया में जाते हैं, वो देखते हैं एक बुढ़िया चक्की पर चने की दराई कर रही होती है। वो बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि वो ठग ही था। कौन है आप और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं एक ठग की तलाश में घूम रहा हूँ। क्या तुमने किसी ठग को देखा है? हाँ, वो ठग अभी अभी यहीं से गुजरा है। हाँ, वो उस ओर गया है। ठीक है, फिर मैं उसके पीछे जाता हूँ। राजा उसी दिशा में जाता है, लेकिन उसे कोई ठग नहीं मिलता। वो ठग तो मुझे नहीं मिला। अरे महाराज, वो तो अभी अभी इसी ओर गया है। राजा फिर दूसरी दिशा की ओर भागता है, लेकिन उसे वहाँ भी ठग नहीं मिलता। मुझे तो उस दिशा में भी ठग नहीं मिला। लगता है आप पहचान नहीं पा रहे हैं उसे। आप एक काम करिए, आप ये मेरा काम करिए, मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ। मेरे चने की चक्की चलाइए आप, मैं आती हूँ। ठीक है। राजा जी चने की चक्की चलाते हैं और बुढ़िया जो कि ठग था वहाँ से भाग जाता है और बाहर के दरवाजे की कुंडी भी लगा देता है। काफी दिन बीत जाते हैं। मंत्री की चिंता अब बढ़ने लगती है कि महाराज अभी तक नहीं आए।
मंत्री राजा जी को खोजने निकलते हैं। तभी एक कुटिया में राजा जी मंत्री को मिलते हैं। महाराज, आप यहाँ कैसे बंद हो गए? मंत्री, वो ठग तो बड़ा चालाक है। बुढ़िया के भेष में वो हमारे सामने था और मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। ऊपर से उसने ही मुझे इस काम में लगा दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। चलिए चलिए महाराज, यहाँ से चलिए। मंत्री राजा जी को महल ले आता है और ठग भी एक साधारण सा भेष बनाकर दरबार में पहुंच जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद राजा की चिंता फिर बढ़ जाती है। मंत्री, कुछ भी करो लेकिन जल्द से जल्द उस ठग को ढूंढो। वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। महाराज, उसे तो एक ही आदमी पकड़ सकता है। कौन है वो? टिम्बरलैंग। अच्छा, तो मैं आज ही टिम्बरलैंग के पास जाऊंगा। वो कहाँ रहते हैं? जंगलों के बीच एक पहाड़ है, वहीं आसपास रहते हैं। राजा और मंत्री की बात उस दरबार में आया हुआ ठग सुन लेता है। राजा और मंत्री भी टिम्बरलैंड को ढूंढते ढूंढते जंगलों की पहाड़ में जाते हैं। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में एक औरत थी जो वही ठग था। महाराज, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, मुझे टिम्बरलैंग से मिलना है। वो मुझे कहाँ मिलेंगे? वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते। हाँ, इस रास्ते से हर रोज गुजरते हैं और कभी कभी पानी भी मांग कर पीते हैं। ठीक है, फिर मैं यहीं ठहर कर उनका इंतजार करता हूँ। माफ करिएगा, पर आप भले ही एक राजा हैं, लेकिन पराये मर्द भी हैं। मेरे पति ने आपको मेरे साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, आप दोनों जब मेरे पति आए तब आप दूसरे कमरे में छुप जाना और जब टिम्बरलैंड आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। औरत एक कमरे में 3 मटके रख देती है। एक मटके में वो लूप रखती है, दूसरे में मुर्गे के पंख और तीसरे में पानी। कुछ देर बाद, महाराज, महाराज, गजब हो गया, मेरे पति आ गए। आप दोनों जल्दी से उस मटके में छुप जाइए। महाराज और मंत्री लूप वाले मटके में छुप जाते हैं, जिसके बाद सारे लूप उनके शरीर में चिपक जाते हैं। अरे अरे महाराज, मैंने आपको उस मटके में छुपने नहीं कहा था, दूसरे वाले में। राजा और मंत्री मुर्गे के पंख वाले मटके में छुप जाते हैं, जिससे मुर्गे के पंख उनके शरीर में चिपक जाते हैं। अरे महाराज, उसमें नहीं, उस वाले मटके में। राजा और मंत्री दोनों फिर तीसरे मटके में छिपते हैं, जिसके बाद ठंडे पानी के कारण लूप और पंख उन दोनों के शरीर से अच्छे से चिपक जाते हैं, जिससे दोनों किसी जानवर की तरह लगने लगते हैं। सुबह होती है और उनकी आवाज भी बदल जाती है, जिसके बाद औरत उन दोनों को रस्सी और खूंटे से बांध देती है। कुछ देर में सैनिक वहां आते हैं। क्या आपने हमारे महाराज और मंत्री जी को देखा है? हाँ, वो जंगल की तरफ गए हैं और उन्होंने कहा है राज्य से कोई आए तो उन्हें ये टिम्बरलैंड पकड़ा देना, ताकि वो इन्हें राज्य ले जाए। सैनिक उन दोनों को लेकर राज्य पहुंचता है। अरे सैनिक, ये क्या है और महाराज और मंत्री कहाँ है? ये टिम्बरलैंड है और महाराज जंगल की ओर गए हैं। उन्होंने ही ये टिम्बरलैंड भेजे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अरे वाह, बड़े ही अद्भुत हो तुम दोनों तो। अद्भुत नहीं महारानी, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। रानी को गुस्सा आ जाता है। बदतमीज, एक टिम्बरलैंड होकर मुझे अपनी पत्नी बोलता है। आने दे राजा को, तेरी खैर नहीं। रानी के पास एक चिट्ठी उड़ती हुई आती है, जिसमें लिखा था, मैं ठग हूँ और ये दोनों राजा और मंत्री हैं। मैंने ही इन्हें सजा दी है, क्योंकि महाराज ने अपने राज्य और प्रजा पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर अब महाराज ने फिर से कोई गलती की तो मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा और सजा दूंगा। मुझे माफ करिए महाराज, ये तो सच में आप ही है। ये चिट्ठी उस ठग ने भेजी है। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, मुझसे गलती हो गई। अब मैं खुद अपने राज्य में जाकर देखूंगा और प्रजा का पूरा ख्याल रखूंगा।